Okay, I think we can start. ठीक है. So today we will be learning that basically how to use MongoDB in Node.js, right? So MongoDB, in the last session we talked about that MongoDB is basically a database, and it's a NoSQL database, and we talked about what it does, how we can use them. So we had also discussion about what is if we use MongoDB these days, we can use an ORM, and we can use an ORM basically, and through an ORM we can actually connect to MongoDB. So तो आज के सेशन में क्या करेंगे दैट व्हाट वी विल डू इज़ दैट वी विल बेसिकली क्रिएट अ सर्वर, राइट? सो व्हाट वी विल डू इज़ दैट we will create a Node.js server, and Node.js server, and we will see that using this server how we can basically use Mongoose on this Node.js server, and using Mongoose how we can connect how we can basically connect to MongoDB, and then we will try to basically write some query also, basic queries like how to basically create a schema, right? How to create a schema in MongoDB. I think I could write here itself. We will see that how to create a schema in MongoDB, and using this schema we will write some basic Mongo queries. So ये पूरा होने वाली है. So आज के सेशन के बाद से आई थिंक यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन बेसिकली कनेक्ट टू MongoDB in Node.js, then how we can create a schema in Node.js, and then how we can basically write basic Mongo queries on top of that. Like query means that अगर तुम्हें डेटाबेस से कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, तुम डेटाबेस में कुछ डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हो, और तुम डेटाबेस से कुछ डॉक्यूमेंट निकाल सकते हो, राइट? सो ये दो ऑपरेशन हम देखेंगे कि कैसे करते हैं. So let's just get started. What I will do is that I will go into this I think we can basically do rm minus rf. And okay, let me clear everything. So if I go to this folder, this is called Node Mongo. So how do we basically create a node project? So अगर मुझे एक नोड का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करनी है तो कैसे करता हूँ? कुछ आइडिया है दीपक? यस. सो npm init करेंगे तो ये आई थिंक पूछेगा पैकेज नेम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन, टेस्ट कमांड, रेपोजिटरी, ऑथर नेम, ठीक है. एंड देन सो ये क्या करता है बेसिकली, ये बेसिकली क्या करेगा कि इट विल क्रिएट अ package.json फाइल फॉर अस, ठीक है. ये अपना एक मिनट रुक जाए यार. सो ये package.json एक फ़ाइल क्रिएट करता है, और इस package.json जो फाइल होती है इसमें क्या क्या होती है इन्फॉर्मेशन कुछ पता है दीपक? सो प्रोजेक्ट्स रिलेटेड रहती है कि ये इसका वर्जन क्या है, कैसे इसको स्टार्ट करनी है, और अगर हम इस प्रोजेक्ट में जो जो चीज़ें यूज़ करेंगे, जो जो लाइब्रेरीज हम यूज़ करेंगे, वो एज अ डिपेंडेंसी इसमें ऐड हो जाता है. तो यस ओके. सो हम लोग जो Node.js का सर्वर क्रिएट करेंगे उसमें वी विल यूज़ इन एक्सप्रेस. We will be basically using Express to create a server for us, and then हम Mongoose यूज़ करेंगे. So एक काम करते हैं, let first install Express, and कोई भी पैकेज हमें इंस्टॉल करनी होती है नोड में तो हम ये बेसिकली ये कमांड लिख सकते हैं npm install, and we can do that Express. So ये क्या करेगा, मेरे प्रोजेक्ट में Express इंस्टॉल कर लेगा. एंड मुझे पता है मैं Mongoose भी यूज़ करने वाला हूँ, मैंने ऑलरेडी बता दिया. तो एक काम करता हूँ, Mongoose भी इंस्टॉल कर लेता हूँ. करेक्ट.
इसको क्लोज कर देते हैं। सो अपने दो इंस्टॉल कर लिया। सो अपन एक क्या करते हैं, सर्वर की फाइल बना लेते हैं। सो मैं इसको बोलूँगा index.js और इस फाइल में मैं अपना सर्वर क्रिएट करूँगा जो कि नोड के ऊपर हम क्रिएट कर सकते हैं। सो सबसे पहला काम जो मैं करूँगा कि मैंने एक्सप्रेस कर रखी है, तो मैं एक्सप्रेस को गेट करूँगा, राइट। सो अगर मुझे कुछ एक्सप्रेस चाहिए होता है तो मैं रिक्वायर कमांड चलाता हूँ, और ये बेसिकली मुझे एक्सप्रेस पैकेज अगर यूज़ करनी होती है तो मैं ऐसे एक्सप्रेस को अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकता हूँ। एंड देन बेसिकली मुझे एक पोर्ट डिफाइन करनी पड़ेगी जिस पोर्ट पे मैं सर्वर को रन करूँगा, राइट। सो पोर्ट बेसिकली जो सर्वर तुम्हारा प्रोसेस रन होता है तो वो जो तुम्हारी प्रोसेस है वो एक पोर्ट पे रन कर रहा होगा, है ना। तो उस पोर्ट को मुझे डिफाइन करनी पड़ेगी जिस पोर्ट पे मैं अपना सर्वर को चलाने वाला हूँ। तो एक काम करते हैं, इसको 7000 डाल देते हैं। सो ये हो गया। देन मैं क्या करूँगा, आई विल क्रिएट अ इंस्टेंस ऑफ माई एक्सप्रेस ऐप। सो ये जो मैंने यहाँ पर एक्सप्रेस किया, ये मुझे इसने क्या किया कि मुझे एक्सप्रेस का लाइब्रेरी उठा कर दे दिया, और मुझे अगर कोई ऐप क्रिएट करनी है तो मुझे इस एक्सप्रेस क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। सो क्रिएट इंस्टेंस ऑफ एक्सप्रेस, हाँ, और इसको मैं बेसिकली इसको नाम दे दूंगा ऐप, और अपन इसको कॉल कर लेते हैं एक्सप्रेस। तो मैं जिसको कॉल करूँगा तो अभी क्या है, मेरा जो ऐप के पास सारी फंक्शनैलिटी है जो कि एक्सप्रेस के अंदर थी, राइट। सो मैंने ऐप बना लिया अपना एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस ऐप है। नाउ अगर मुझे सर्वर को चलानी है तो एक फंक्शन है जिसको बोलते हैं app.listen। आई कैन बेसिकली कॉल दिस फंक्शन। ये फंक्शन जो होती है वो दो चीज़ लेता है। सो पहला चीज़ जो ये लेता है वो लेता है तुम्हारा पोर्ट का वैल्यू, कि किस पोर्ट पे तुम सर्वर को चलाने वाले हो, और दूसरा बेसिकली कि सर्वर तुम्हारा चल जाएगा तो एक कॉल बैक फंक्शन भी लेता है कि सर्वर अगर तुम्हारा चल गया तो बेसिकली तुमको क्या करनी है। सो अभी मैं बेसिकली कंसोल कॉल बैक के अंदर एक console.log लगा देता हूँ कि सर्वर इज़ रनिंग एयरपोर्ट। सो इसको सेव कर लेते हैं। सो मैंने अभी क्या किया कि सिंपल बेसिकली एक्सप्रेस का एक एक्सप्रेस ऐप का क्रिएट किया मैंने एक, और मैंने इसको इस सर्वर को फायर कर दिया है। सो लिसन जो होता है वो फंक्शन क्या करता है कि तुम्हारा सर्वर को चला देता है, एंड ये बेसिकली पोर्ट लेता है कि किस पे सर्वर तुमको चलानी है, और एक कॉल बैक फंक्शन जो कि तुम्हारी सर्वर जब चल जाएगी तो फिर वो क्या करनी है। सो एक काम करते हैं, इसको हम चला लेते हैं। इस फाइल को कैसे चला सकते हैं हम। सो टू रन दिस फाइल हमें क्या करनी पड़ेगी, यस, सो नोड index.js कर लेंगे। सो ये कंसोल आ गया मेरा कि सर्वर जो है मेरा चल रहा है 7000 पे। तो इसका मतलब कि हम लोगों ने एक बेसिक एक्सप्रेस का सर्वर क्रिएट कर लिया, एंड वी हैड सक्सेसफुली बेसिकली फायर्ड आवर सर्वर, एंड मेरा सर्वर है वो चल रहा है 7000 पे, करेक्ट। अभी क्या है कि हमने कौन सा पार्ट कर लिया, हमने ये वाली पार्ट कर लिया है। सर्वर तो मेरा चल गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं मोंगोडीबी को कनेक्ट करूँ इस सर्वर से, तो मैं उसके लिए मोंगूस यूज़ करूँगा। सो एक काम करते हैं, सो जितने भी कन्फिग्रेशन करनी होती है हमको अपने प्रोजेक्ट में, कन्फिग्रेशन मतलब कि तुम कुछ कन्फिगर कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट में, है ना। जैसे तुमको डेटाबेस से कनेक्ट करनी है तो डेटाबेस को तुमको पहले कन्फिगर करना पड़ेगा। तो वो सारे कन्फिग्रेशन हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग एक फ़ोल्डर में डाल देते हैं। उसके लिए हम लोग एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, कन्फिग फोल्डर होती है, और इस कन्फिग के अंदर हम लोग वो काम करते हैं। सो मैं इसको नाम देता हूँ, और इसको मैं बोलता हूँ mongoose.js। सो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, हम लोग mongoose को पहले ले लेते हैं। लेट फर्स्ट गेट द mongoose, एंड आई थिंक डबल ओ इज़ दिस, एंड रिक्वायर कर लेते हैं। और हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है mongoose, तो ये सजेशन शो करना चाहिए। सो हमने mongoose को गेट ले लिया। नाउ द थिंग इज़ कि ठीक है, mongoose तो हमें मिल गई, बट mongoose यूज़ करके हम कनेक्ट कैसे करते हैं MongoDB से। सो इसके लिए अपन एक काम करते हैं, इसका डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं mongoose का। अगर हम यहाँ पे जाएं, सो बेसिकली बोलता है यू कैन कनेक्ट टू MongoDB यूजिंग mongoose.connect फंक्शन, राइट। सो अगर मुझे MongoDB से कनेक्ट करनी है तो मुझे कनेक्ट फंक्शन कॉल करनी पड़ेगी, और इस कनेक्ट फंक्शन पे मुझे Mongo का URL पास करना पड़ेगा कि तुम्हारा MongoDB एक्सेस करने के लिए
MongoDB का तुम्हारा किस यूआरएल पे चल रहा है, राइट। सो बेसिकली क्या होता है, सो कर लेते हैं इसको कॉल। तो सबसे पहले अपन डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा मोंगो का यूआरएल, मेरा MongoDB कहाँ पे चल रहा है, तो उसका यूआरएल उठा लेते हैं। सो अगर हम लोकल होस्ट पे हैं, बेसिकली अगर हम MongoDB तुम्हारी लोकल मशीन पे चल रही है और उसको एक्सेस करनी है, तो उसको एक्सेस करने के लिए बेसिकली हमें वी कैन एक्सेस इट थ्रू दिस लोकल होस्ट। एंड ये जो पोर्ट पे चलती है उस पोर्ट का नाम है 2017। सो 2017 पे MongoDB चलती है तुम्हारे सिस्टम पे। एंड देन हम डेटाबेस का नाम लिख सकते हैं कि ठीक है यहाँ पे कनेक्ट करो, और जो डेटाबेस में जाओ वो मेरा डेटाबेस का नाम है डेव, ठीक है। सो ये हो गया। अब एक कॉल करते हैं mongoose का। सो mongoose.connect कॉल करते हैं इस फंक्शन को, एंड इसमें अपन पास कर देते हैं mongo URL। अब सिर्फ सिंपल इतना काम करते हैं, ठीक है। सो ये क्या करेगा कि ये तुम्हारा डेटाबेस से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, राइट। अभी ये तो हो गया, बट मुझे पता करना है कि क्या मैं डेटाबेस से कनेक्ट हो पाया कि नहीं हो पाया। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, मैं इसका इंस्टेंस ले लेता हूँ, राइट। सो mongoose एक फंक्शन है mongoose.connection, ये मुझे बता देता है कि mongoose के पास कनेक्शन है कि नहीं है ना। सो ये मुझे, तो मैंने क्या किया कि mongoose का कनेक्शन जो है उसका इंस्टेंस अपने डेटा db नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ये बेसिकली क्या होता है कि इसके पास ना, सो ये क्या होता है कि डिफरेंट इवेंट फायर करता है अगर तुम्हारा डिफरेंट, जब भी डेटाबेस तुम्हारा कनेक्ट होता है। सो अगर वो कनेक्ट हो गया तो वो बेसिकली ओपन का एक इवेंट फायर करता है, और अगर वो एरर आता है तो एरर का एक इवेंट फायर करता है। सो अपन क्या करेंगे, एक फंक्शन होती है db.once। सो वंस आई थिंक आगे चल के तो वेब सॉकेट सर पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे भी बताएंगे कि जो इवेंट्स होती हैं, सो इवेंट पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इवेंट पे लिसन कर सकते हैं कि जब वो इवेंट्स अकर कर रही हैं तो हम उन इवेंट पे कुछ काम कर सकते हैं, राइट, अपने Node.js सर्वर पे। तो ये जो इवेंट होती है ये तुम्हारा आई थिंक कोई ठीक है। सो ये जो इवेंट्स होती हैं ये तुम्हारी डेटाबेस बेसिकली ये इवेंट फायर करती हैं, और हम लोग इस इवेंट पे लिसन कर सकते हैं। सो अगर मुझे एक बार लिसन करनी है तो मैं वंस यूज़ करूँगा, अगर मुझे हर बार लिसन करनी है तो मैं ऑन में ऑन यूज़ कर सकते हैं। बट मुझे एक ही बार लिसन करनी है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं एक बार लिसन कर लिया तो मेरा काम हो गया। सो पहले एरर पे लिसन कर लेते हैं। तो अगर कुछ भी तुम mongoose whenever you are trying to connect and बेसिकली इफ़ यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट एंड तुम्हारे कनेक्शन में अगर एरर आ जाती है तो बेसिकली तुम्हारा डेटाबेस है वो बेसिकली ये इवेंट फायर करता है एरर नाम का, राइट। सो अपन क्या करते हैं इस पर इसको एक कॉल बैक। सो बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि जब भी एरर आए तो तुम इस फंक्शन को चला देना, राइट। सो इस फंक्शन के अंदर अपन क्या करेंगे, सिंपली लॉग कर लेंगे console.log error is connecting to db, एंड एक काम करते हैं एरर भी प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। सो ये तो हो गया एरर वाला इवेंट। अगर वो कनेक्ट हो जाएगा तो क्या इवेंट फायर करता है, सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा, तो उसके लिए भी अपन एक बार लिसनर लगा देते हैं। ये जो लिसनर होती है ना वन से ये सिर्फ एक ही बार चलती है, उसके बाद से बंद हो जाते हैं लिसनर, बार हरदम नहीं सुनते हैं। बट अगर मैं ऑन लगाऊंगा तो ये लिसनर हमेशा सुनते रहेंगे इस इवेंट पे। तो जैसे ही डेटाबेस कनेक्ट हो गया तो ये ओपन इवेंट फायर करता है। सो मैं इस पर भी लिसनर लगा सकता हूँ कि जब भी ओपन नाम का इवेंट फायर होगा तो मेरा हम लोग अपने डेटाबेस हम लोग Node.js सर्वर पे console.log लगा देंगे और हम बोल देंगे कि कनेक्टेड टू db, राइट। एंड अपन क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। सो module.export, ताकि हम बाहर यूज़ कर पाएँ। module.exports equal to db, ठीक है। अभी तो ये तो मैंने ये मेरा सेटअप फाइल थी, कन्फिग फाइल थी। ये हमेशा सेम रहने वाली है। जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट में अगर MongoDB तुमको लिंक करनी है, ये वाले कोड एग्जैक्टली सेम ही रहता है। तो इसको तुम कॉपी अगर अगर तुम चाहते हो कि तुम अपना जो MongoDB है वो लोकल से हटाकर किसी क्लाउड डेटाबेस यूज़ कर लो, उस केस में बस ये तुम्हारी URL चेंज हो जाती है और जनरली, और ये URL चेंज करोगे बाकी सारा कोड सेम रहता है।
यहाँ पे तुम और कुछ पैरामीटर पास कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर यूज़ केस, बट जनरली यही कोड होता है। ठीक है, सो हमने क्या किया कि हमने एक कन्फिग्रेशन कोड फाइल लिख लिया बेसिकली। अभी हम इसको मुझे अपने सर्वर को बतानी है कि भाई तेरे को ये कनेक्ट करना है। एज सुन एज यू स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द कोड यू नीड टू अपडेट, यू नीड टू बेसिकली कनेक्ट टू डेटाबेस। सो उस केस में अपन क्या करेंगे, एज सुन एज मेरा ऐप क्रिएट हुआ, मैं ये बेसिकली बोलूँगा कि भाई सर्वर को कि भाई तू जा और इस डीबी का सारा काम कर ले। सो I will basically do one thing, require and config and mongoose। ठीक है, सो अभी इसको सेव करते हैं। ठीक है, सो अभी मुझे इसको अभी दोबारा से सर्वर रिस्टार्ट करना पड़ेगा इस अपडेटेड कोड को चलाने के लिए। सो एक्चुअली मैं क्या कर सकता हूँ, मैं देयर इज वन प्रोग्राम पैकेज जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। वो क्या करता है कि वो मेरा कोड को वॉच करता है और जब भी मैं कोई भी चेंजेस करता हूँ वो सर्वर को रीस्टार्ट कर देता है खुद ही, तो मुझे ये बार बार सर्वर रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। एंड आई थिंक दीपक तूने बताया था नाम मुझसे पहले कि उसका जो नाम है क्या है, बता सकते हो? यस, सो बेसिकली उसको चलाने के लिए बेसिकली तो मैं ना एक स्क्रिप्ट ऐड कर लेता हूँ अपने package.json के अंदर। इसको मैं दे दूँगा स्टार्ट, है ना, और मैं इसमें बोलूँगा कि भाई जब भी मैं इस स्क्रिप्ट को कॉल करूँगा npm स्टार्ट, तो तुम ये वाली कमांड चला देना nodemon index.js। और मैंने nodemon ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है, तो ये बेसिकली अगर अब मुझे चलानी होगी मेरी कोड, तो मैं बेसिकली ये स्क्रिप्ट को कॉल करूँगा स्टार्ट, राइट। सो मैं इस स्क्रिप्ट को जनरली npm स्टार्ट से कॉल कर सकता हूँ। और ये देखो इसने नोडमैन ने मेरा सर्वर स्टार्ट किया और हमने क्या किया कि हमने मेरा सर्वर 7000 पे हो गया और हमने डेटाबेस से हम कनेक्ट भी हो गए। ठीक है, सो एक काम करते हैं, अगर ये तो सक्सेसफुल कनेक्ट हो गया, बट अगर हम कनेक्ट नहीं हो पाए, अगर कुछ दिक्कत अगर ड्यू टू सम इशूज हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और कुछ दिक्कत हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, तो एक बार मैं क्या करता हूँ, मैं पोर्ट चेंज कर देता हूँ और मैं देखता हूँ कि अभी क्या एरर आ रही है, मोंगोडीबी क्या एरर थ्रो करेगा, कैसे दिखेगा जब मेरा डेटाबेस कनेक्ट नहीं कर पाया। तो सो ये थोड़ा टाइम लेगा। आई थिंक ये पहले कनेक्शन सेटअप करने की कोशिश कर रहा है। इट विल टेक सम टाइम एंड आफ्टर सम टाइम ये एरर थ्रो करेगा। ये देखो इसने एरर थ्रो कर दिया एंड है ना, ये बोल रहा है कनेक्शन रिफ्यूज, राइट। तो इस पोर्ट पे ये कनेक्शन सेटअप नहीं कर पा रहा है और ये पूरा का पूरा इसने एरर थ्रो कर दिया। सही है, सो एरर के केस में अपना कोड ऐसे लगेगा, तो मैं दोबारा से अपना पोर्ट सही कर देता हूँ और ये तुरंत कनेक्ट कर गया। ठीक है, सो ये है हमारा कॉन्फ़िगरेशन टू बेसिकली कनेक्ट टू मोंगोडीबी यूजिंग mongoose। कोई डाउट है इस वाले कोड में, कैसे हमने मोंगोडीबी से कनेक्ट किया? ठीक है अंकित, ठीक है। सो ये तो अपन कनेक्ट कर पाए, राइट। सो हम नाउ वी आर सक्सेसफुली एबल टू कनेक्ट टू मोंगोडीबी। ठीक है, अभी आते हैं कि हम डेटा को स्कीमा कैसे बनाते हैं मोंगोडीबी में। सो स्कीमा बेसिकली क्या होता है कि स्कीमा एक कोई भी तुम जैसे तुम्हें डेटाबेस में कुछ भी स्टोर करनी है ना, तो तुम बेसिकली उसका डिफाइन करते हो, उसका स्कीमा, उसका ब्लूप्रिंट डिफाइन करते हो कि उस जो चीज़ स्टोर करनी है उसका क्या क्या इन्फॉर्मेशन उस चीज़ के अंदर प्रेजेंट है। जैसे कि मैं सिंपली बोलूँ कि मुझे बेसिकली बुक स्टोर करनी है ना, मुझे अपने डेटाबेस में सिंपल बुक स्टोर करनी है, तो तुम्हें उस बुक की बेसिकली एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई करने होंगे जो कि तुम चाहते हो कि जब भी मैं बुक स्टोर करूँ तो ये इन्फॉर्मेशन, एक बुक का ये इन्फॉर्मेशन मैं स्टोर करूँ। सो उसको ही हम लोग बेसिकली स्कीमा बोलते हैं। सो स्कीमा हमें बेसिकली मोंगोडीबी हमें बेसिकली बोलता है दैट कि यू कैन एक्चुअली डू वन थिंग। तुम बेसिकली डेटा को विदाउट डिफाइनिंग स्कीमा ऑल्सो यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट, बट इट्स ऑलवेज गुड टू यूज स्कीमा एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ इट, ताकि हमें पता हो रहे कि कम से कम जो चीज़ें हमें पता है कि मेरी बुक है, अगर मुझे बुक स्टोर करनी है तो उस बुक में कम से कम बुक का नाम, ऑथर का नाम, बुक का टाइटल, है ना,
पब्लिश ईयर, प्राइस, ये सारी चीज़ें तो रहेंगी, तो क्यों ना मैं पहले से इनको स्कीमा में डाल दूँ, तो बेटर रहेगा, राइट? सो इट प्रोवाइड अस, द स्कीमा प्रोवाइड अस बेटर डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस. सो द क्वेश्चन इज हाउ वी क्रिएट स्कीमा. सो मैं जब देव बता सकते हो कि मुझे स्कीमा हम लोग किधर क्रिएट करते हैं? अगर मैं एक प्रॉपर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा हूँ, एमबीसी आर्किटेक्चर फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं स्कीमा किधर किधर करता हूँ? राइट. सो एमबीसी अगर हम फॉलो करते हैं तो हम जो स्कीमा डिफाइन करनी होती है उसको हम लोग मॉडल में डिफाइन करते हैं. सो मैं एक बेसिकली बना लेता हूँ मॉडल, एंड इसके अंदर मैं बेसिकली राइट. सो लेट्स टॉक अबाउट कि मुझे बुक की बनानी है, राइट. सो एक काम करते हैं, बुक का स्कीमा बना लेता हूँ. तो मैं बोलूँगा बुक मॉडल, एंड देन ये जीएस फाइल होने वाली है, राइट. सो स्कीमा मुझे बनाने के लिए हमें मोंगूज यूज़ करनी होती है. सो वी कैन यूज़ अगेन मोंगूज टू डिफाइन स्कीमा. सो बेसिकली आई कैन से मोंगूज इज अगेन गेट रिक्वायर मोंगूज. जाओ और मोंगूज को दो भाई, मुझे मेरे इसमें इंक्लूड करो. एंड आफ्टर दिस बेसिकली we can use a function of mongoose basically, or rather we can create an instance of a mongoose schema object. And to do that what we can do is that अपन एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं बुक स्कीमा, एंड देन मैं बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ इसका इस क्लास का. सो बेसिकली आई हैव दिस थिंग कॉल्ड mongoose डॉट स्कीमा, राइट. सो ये क्लास कॉल करनी पड़ती है, और इसके अंदर मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशन जो कि इसके अंदर मैं अपनी स्कीमा डिफाइन कर सकता हूँ कि ये जो बुक है इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन, स्कीमा के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहने वाली है ना. सो जैसे मैंने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले बोला कि अगर हम स्कीमा क्रिएट करते हैं तो दीपक क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें रखना चाहिए अगर हम इस बुक का स्कीमा क्रिएट कर रहे हैं तो? टाइप, नेम, ठीक है. सो इसका टाइप जो है वो स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है. सो और कुछ ऐड करना चाहोगे तुम इसमें? नहीं. सो ये तुम जो नेम तुम डिफाइन कर रहे हो स्कीमा में, तो इसका जो टाइप है तुमने स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया. क्या तुम और भी चाहते हो कि ये तुम्हारा जो कोई बंदा बुक क्रिएट करे तो तुम चाहते हो कि ये जो फील्ड है वो तुम रिक्वायर्ड करना चाहते हो या नहीं, कि कोई बंदा जब बुक क्रिएट करे तो उसका नेम रिक्वायर्ड हो? ठीक है. सो देयर इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड रिक्वायर्ड, एंड अगर तुम बेसिकली ये रिक्वायर्ड को ट्रू करने में क्या होता है कि अगर कोई यूज़र बेसिकली बुक क्रिएट कर रहा है ना, और बुक क्रिएट करते समय उसने नेम पास नहीं किया है, तो तुम एरर थ्रो करोगे. तुम बोलोगे कि भाई बुक क्रिएट करने के लिए मुझे नेम, जो प्रॉपर्टी है बुक का जो नेम है वो रिक्वायर्ड होना चाहिए, वो ज़रूरी है, उसके बिना मैं बुक क्रिएट नहीं करूँगा अपने डेटाबेस में, राइट. सो ये तो ये हो गया, ठीक है. सो एक और फील्ड होता है यहाँ पर, उसको बोलते हैं यूनिक. सो यूनिक क्या करता है बेसिकली? यूनिक तुम्हारे डेटाबेस में तुम बेसिकली बोलना चाहते हो कि हर एक जो बुक क्रिएट होंगे मेरे डेटाबेस में उनका नेम यूनिक होना चाहिए. अगर कोई बंदा है, अगर तुम बेसिकली इसमें क्या होती है कि अगर तुम मेरे डेटाबेस में ऑलरेडी एक बुक पड़ा हुआ है ना, और बुक का नाम मैं बेसिकली मान के चलो कि उस बुक का नाम है तुम्हारा मैथ्स, राइट. जनरली सब्जेक्ट नहीं मैथ्स का, जैसे मैथ ज्योमेट्री करके बुक का नाम है, और कोई दूसरा बंदा आ रहा है और एक और बुक क्रिएट कर रहा है उसका नाम भी मैथ ज्योमेट्री है. तो अगर तुम यूनिक पास कर दोगे तो उस केस में ये एरर थ्रो करेगा, बोलेगा कि नहीं भाई हम जितने मेरे डेटाबेस में सारे बुक का नेम यूनिक होना चाहिए, राइट. सो यूनिक को भी ट्रू करेंगे तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज होती है. और ये यूनिक वाली प्रॉपर्टी एक जगह उन सारे इंस्टेंसेस में जहाँ पे तुम चाहते हो कि जितने भी तुम्हारे डेटाबेस में जितने भी डॉक्यूमेंट बने उन सब का कोई एक प्रॉपर्टी यूनिक हो, उस केस में तुम यूज़ कर सकते हो. जैसे तुम बुक बना रहे हो तो बुक का नेम यूनिक कर दो. तुम यूज़र, अगर तुम अपने डेटाबेस में यूज़र कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, तो यूज़र का बेसिकली ईमेल आईडी यूनिक कर दो ताकि कोई डुप्लीकेट एंट्री क्रिएट ना हो तुम्हारे डेटाबेस में. सो ये तो हो गया नेम, एंड आफ्टर दैट व्हाट वी कैन डू इज़ दैट नेम के बाद और बताओ क्या स्टोर कर सकते हैं. अंकित से पूछते हैं. अंकित, अंकित आवाज़ आ रही है?
अंकित कुमार, म्यूट हो तुम अगर बोल रहे हो कुछ तो। चलो कोई बात नहीं। सो तुम बताओ दीपक, और नेम के बाद क्या करेंगे स्टोर, क्या और क्या इन्फॉर्मेशन रखना ज़रूरी है? ठीक है, सो ऑथर नेम स्टोर कर सकते हैं। इसका भी टाइप जो है वो स्ट्रिंग रहेगा। ये रिक्वायर्ड करना है कि नहीं करना है? क्योंकि सो रिक्वायर्ड डिसाइड करना कि ये रिक्वायर्ड है कि नहीं, मतलब नॉर्मल सोचो कि क्या कोई बुक बिना ऑथर नेम के एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता ना, हर एक बुक का एक ऑथर तो होगा ही। तो उस केस में हम इसको रिक्वायर्ड कर सकते हैं। इसको यूनिक ट्रू करना ज़रूरी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यूनिक ट्रू करना ज़रूरी है कि नहीं? हाँ, यस, ये एकदम सही बात है। ठीक है, सो प्राइस, तीसरा जो चीज़ है, एक ये स्टोर कर लेते हैं अपन, इसका नाम दे देते हैं प्राइस, क्योंकि हर एक बुक की एक प्राइस भी होती है। सो इस बुक का टाइप, इसका टाइप क्या होगा? यस, तो इसका टाइप जो होगा वो नंबर होगा, स्ट्रिंग नहीं करते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया टाइप नंबर। रिक्वायर्ड ट्रू करनी है कि नहीं? मतलब तुमने कोई किताब देखी है जिसका प्राइस नहीं होता? सो इसको सॉरी, इसका रिक्वायर्ड ट्रू कर देते हैं। आई मीन जीरो हो सकता है बट प्राइस तो जरूर होता है ना। ठीक है, यूनिक इसका करने का बात नहीं है। सो एक और है, मे भी हम एक चाहते हैं कि कोई भी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालना चाहता हूँ मैं। ये जो प्राइस है, मैं चाहता हूँ कि मेरी किताब जितने भी ऐड हो उनका बाय डिफ़ॉल्ट एक प्राइस फिक्स हो जाए जब भी मैं डिटेल्स में क्रिएट करना चाहता हूँ। तो वो कैसे कर सकता हूँ? हम्म, ठीक है, सो तुम एक डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हो कीवर्ड, और इसमें इसका वैल्यू पास कर सकते हो, जैसे 100, है ना। सो ये क्या हुआ कि अगर मान लो किसी केस में किसी बंदे ने प्राइस देना भूल गया, है ना, तो तुम क्या करोगे, उस किताब को उस किताब का बेसिकली तुम प्राइस डाल दोगे अपने साइड से, और उसका प्राइस की वैल्यू तुम डालोगे 100। नहीं, एरर थ्रो इसलिए नहीं करेगा ना, क्योंकि जब तुम डिफ़ॉल्ट डाल देते हो ना, ये जब डिफ़ॉल्ट 100 डाल देते हो, तो इसका मतलब ये होता है कि जब तुम इंस्टेंस मोंगोडीबी को ये पता चलती है कि बेसिकली जब तुम ये डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, तो मोंगूज क्या करता है, मोंगूज पहले चेक करता है कि क्या यूज़र ने कोई वैल्यू दिया है कि नहीं दिया। अगर यूज़र ने वैल्यू नहीं दिया है तो मोंगूज खुद की तरफ से ये 100 वैल्यू ऐड कर देता है इसमें, है ना। तो अगर वैल्यूज़ ऐड कर दिया तो मतलब इस फील्ड की वैल्यू तो इसमें मिल गई ना, है ना। तो यूज़र ने नहीं दिया लेकिन हम खुद दे रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, ये रिक्वायर्ड एरर नहीं देगा, है ना। बट अगर मैं डिफ़ॉल्ट नहीं डालता तब ये वैल्यू जो थी वो यूज़र से ही आनी थी, और तब अगर यूज़र नहीं देता तो एरर थ्रो कर देता ये। हम्म, हाँ, ठीक है, वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो ये तो हो गया। फिर एक काम करते हैं, बेसिकली सब्जेक्ट डालते हैं ना, कि भाई ये जो बुक है इसका सब्जेक्ट क्या है ना, किस सब्जेक्ट में ये करता है। ठीक है, सो इसका जो टाइप है वो बेसिकली स्ट्रिंग होगा। सब्जेक्ट में रिक्वायर्ड नहीं करता हूँ, क्योंकि हो सकता कुछ भी अगर नहीं भी डालेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। सो एक चीज़ है, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे जो बुक हैं वो मैं उस अपने जो मैं अपने डेटाबेस में सिर्फ तीन तीन सब्जेक्ट के बुक ही स्टोर करना चाहता हूँ, है ना, कि बेसिकली तीन ही तरह, मैथ्स के, केमिस्ट्री के, और बेसिकली फिजिक्स के, यही तीन सब्जेक्ट की किताब मुझे डालनी है ना। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इसको वैल्यू ना डालूँ, है ना, टाइप स्ट्रिंग नहीं डालता हूँ, है ना। सो अगर मैं इसको ये करके रिक्वायर ट्रू नहीं करता हूँ तो यूज़र बेसिकली मुझे इसका वैल्यू यूज़र कुछ भी दे सकता है ना, है ना। तो उसका बट मैं चाहता हूँ कि यूज़र सिर्फ इन तीनों में से एक ही वैल्यू दे, आइदर वो फिजिक्स दे या केमिस्ट्री दे या फिर मैथ्स दे। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, कोई वैलिडेशन डाल सकते हैं? किसका है?
नहीं, वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं करते हैं, मतलब क्रिएट हम लोग। सो हम लोग एक एनम क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो बेसिकली ये एनम होती है, तो ये क्या होती है, एरे ऑफ वैल्यूज ही लेता है। बात बिल्कुल सही है। बट ये एनम क्या करता है, इसमें तुम बेसिकली डाल सकते हो वैल्यू, राइट। सो मैं अगर डाल सकता हूँ कि मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिजिक्स की स्पेलिंग भूल गया क्या मैं, PHSICS, ठीक है। अभी ये क्या होगा, जब हम ये एनम का मतलब क्या होता है, ये एनम बेसिकली क्या होता है कि जब यूज़र इस सब्जेक्ट का वैल्यू देगा तो बेसिकली मोंगूज चेक करेगा कि उसका वैल्यू क्या है, राइट। तो मान लो किसी बंदे ने वैल्यू डाल दिया तुम्हारा इंग्लिश, राइट। सो पहले तो वो जाएगा चेक करेगा कि उसका वैल्यू क्या, फिर वो चेक करेगा कि क्या वो इंग्लिश है, वो मेरे इस एनम का कोई एक वैल्यू है कि नहीं है ना। तो बोला कि नहीं भाई, इंग्लिश तो मैंने नहीं दिया था, मुझे इंग्लिश नहीं अलाउ नहीं कर सकता मैं, तो वो एरर थ्रो कर देगा, राइट। सो इस एनम में क्या होता है, हम जब भी एक यूज केस हमें मिलती है जहाँ पर कि मैं चाहता हूँ किसी एक पर्टिकुलर फील्ड की वैल्यू तीन या चार ऑप्शन में से ही कोई एक ही हो, है ना। क्योंकि अगर मैं इसको एनम को हटा देता हूँ तो यूज़र मेरा सब्जेक्ट का वैल्यू कुछ भी डाल सकता है, इंग्लिश भी डाल सकता है, तो वो क्रिएट हो जाएगा, है ना। और मुझे अगर तुम्हें चेक डालनी है कि उसकी वैल्यू इंग्लिश है कि नहीं है, तो तुम्हें फिर तुम्हें अपने कंट्रोलर के अंदर जाके चेक डालनी पड़ेगी उसकी वैल्यू है कि नहीं, है ना। तो उससे अच्छा तुम बेसिकली स्कीमा में एक एनम यूज़ कर सकते हो, और इस एनम में बेसिकली हम डाल सकते हैं कि ये जो वैल्यू सब्जेक्ट है वो क्या क्या, ये जो सब्जेक्ट है वो क्या क्या वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये मैथ एक्सेप्ट कर सकता है, केमिस्ट्री कर सकता है, फिजिक्स ही कर सकता है, इन तीनों में से एक ही करेगा। सो ये काफ़ी यूज़ होती है एनम, और इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आगे आई थिंक इतना ही अपन रखते हैं एज ऑफ नाउ। फिर अगर मुझे टाइम स्टैम्प ऐड करनी है बेसिकली कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो कब क्रिएट हुआ कब क्रिएट नहीं हुआ, तो उसके लिए हमारे पास सो बेसिकली ये जो हम ऐड करते हैं, सो ये मेरा बेसिकली डिटेल, अगर तुम देखो एक मिनट, सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ बेसिकली कि ये जो है फर्स्ट जो सेट ऑफ चीज़ें भेजते हैं वो तुम्हारी हमारी स्कीमा के फील्ड्स होते हैं, राइट। फिर हम व्हाट वी कैन डू इज दैट वी कैन पास अ सेकंड ऑब्जेक्ट ऑल्सो, और इस सेकंड ऑब्जेक्ट में बेसिकली टाइम स्टैम्प को ट्रू सेट कर दूंगा। सो जब मैं टाइम स्टैम्प को ट्रू सेट करूंगा तो ये बेसिकली मेरे हर एक डॉक्यूमेंट के साथ क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट ऐड कर देगा। हाँ, हाँ, कितने टाइम क्रिएट किया हुआ, और मान के चलो आगे चल के तुम उस डॉक्यूमेंट को अपडेट कर रहे हो तो वो अपडेट भी दिखाएगी कितने टाइम पे वो अपडेट हुआ, ठीक है। सो ये तो हमने बेसिकली अपना स्कीमा क्रिएट कर लिया बुक का, करेक्ट। अब मुझे इसको रजिस्टर करनी है, तो इसको हम रजिस्टर कर सकते हैं अपने डेटाबेस में। डेटाबेस को बतानी है कि ये वाली जो स्कीमा है, ये वाली स्कीमा तुम्हें यूज़ करनी है जब भी मैं कोई भी डेटाबेस में कोई भी डेटाबेस का ये कलेक्शन, इस डेटाबेस में ये वाली कलेक्शन को मैं बना रहा हूँ, राइट। सो उसके लिए अपन ये करेंगे कि ऑलरेडी एक फंक्शन है मोंगूज का। सो मोंगूज डॉट मॉडल एक फंक्शन है, और इस मॉडल में हम बोल सकते हैं कि मेरा डेटाबेस में जो कलेक्शन क्रिएट होगा उस कलेक्शन का नाम क्या होना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ बुक होना चाहिए, और ये जो बुक है ये उसकी स्कीमा क्या होगी, उसकी स्कीमा होगी तुम्हारी बुक स्कीमा, राइट। सो ये ध्यान रखना कि जो भी नाम तुम यहाँ पे दोगे वही नाम बेसिकली तुम्हारा डेटाबेस में ये जो स्कीमा होगा वो रजिस्टर होगा इस नाम से, राइट। सो ये अपन हो गया। फिर हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं ताकि हम ये आगे चल के कहीं पे यूज कर पाएँ ये वाली स्कीमा। सो एक्सपोर्ट करने के लिए हम बेसिकली डाल सकते हैं बुक, बस। कोई भी स्कीमा अगर तुम्हें क्रिएट करनी है तो तुमको उसके लिए ऐसे स्कीमा बनानी होती है, एंड देन स्कीमा बनाकर तुम इस कलेक्शन को रजिस्टर कर सकते हो अपने डेटाबेस में, एंड देन तुम एक्सपोर्ट कर सकते हो। और फिर अगर तुम एक्सपोर्ट कर लोगे तो फिर तुम कहीं पे भी इस स्कीमा को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो ये तो तरीका हो गया, और ये भी स्टेप मोस्टली सेम होता है। बस तुमको जब तुम स्कीमा बना रहे हो तो हर एक एंटिटी होती है जो तुम्हारे डेटाबेस में जो भी तुम स्टोर करने वाले हो, हर एक एंटिटी के डिफरेंट वो होते हैं, फील्ड्स होते हैं, और उस फील्ड के हिसाब से स्कीमा उसकी चेंज हो जाती है, ठीक है। सो अभी तो अपन ने दो काम कर लिया, अपन ने मोंगोडीबी से कनेक्ट कर लिए, और देन व्हाट वी डिड वाज कि वी ऑल्सो define a schema of user, of book,
नाउ हाउ वी कैन बेसिकली क्रिएट, अभी मुझे कैसे मैं बुक क्रिएट कर सकता हूँ अपने डेटाबेस में, ठीक है। सो उसके लिए तो हमें तो सबसे पहले रिक्वेस्ट हैंडलर बनाने पड़ेंगे। रिक्वेस्ट हैंडलर मतलब कि मुझे बेसिकली एक राउट बनाना पड़ेगा जिसमें यूज़र उस राउट पे कॉल करेगा, एचटीटीपी से, एचटीटीपी का मेथड कोई कॉल करेगा और कुछ डेटा भेजेगा, और वो डेटा लूँगा मैं, उस डेटा को लेकर फिर मैं बुक्स को क्रिएट करूँगा। तो तुम पहले उसके लिए हमें एक राउट्स बनाने पड़ेंगे। राउट्स पता क्या होते हैं? हाँ हाँ। सो राउट्स यूआरएल की तरह दिखते हैं। तो यूज़र को उस जब भी तुम्हें यूज़र को तुम ये बोलते हो कि जब भी तुम्हें बेसिकली बुक क्रिएट करनी है तो तुम इस यूआरएल पे कॉल करो, है ना। सो उसके लिए अपन क्या करते हैं, सो अगर हम बेसिकली हम एक राउट्स के एक फ़ोल्डर बना लेते हैं सबसे पहले तो, एंड इसके अंदर चलते हैं और इसके लिए अंदर अपन index.js फाइल बना लेते हैं, ठीक है। सो मुझे एक सर्वर का राउट्स डिफाइन करने हैं, तो मुझे एक्सप्रेस फिर से इस फाइल में एक्सेस करना पड़ेगा, एंड आई कैन डायरेक्टली एक्सेस एक्सप्रेस लाइक दिस, एंड देन मैं राउटर ले लेता हूँ। सो मुझे राउटर बेसिकली अगर राउटर का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। सो एक्सप्रेस में एक अगर मुझे राउटर क्रिएट करनी है तो मैं इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, express.router, एंड देन राउटर का ऑब्जेक्ट मिल गया इस राउटर के पास बेसिकली। तो एक गेट पहले यूआरएल बना, गेट फंक्शन एचटीटीपी का गेट यूआरएल बना लेते हैं अपन। सो ये मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर आओ और फिर मैं यहाँ इस फंक्शन के अंदर जो भी काम करनी होगी मैं कर सकता हूँ, राइट। सो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो एक नॉर्मल कॉल बैक लगा देते हैं यहाँ पर, फिर देखते हैं कि ये कॉल बैक क्या करता है। सो ये जो कॉल बैक होगा वो दो चीज़ देता है, रिक्वेस्ट लेगा, रिस्पॉन्स लेगा, एंड देन एक काम करते हैं, सेंड करते हैं सिंपल हेलो वर्ल्ड, चेक करते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो ये मैंने बना लिया, देख लेते हैं मेरा सर्वर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मेरा सर्वर चल रहा है। पोस्टमैन खोल लेते हैं और हिट करते हैं लोकल और 70,000 को, राइट। सो जब मैंने पोस्टमैन खोला तो ये 404 एरर दे रहा है, और अगर मैं इवन यहाँ पे जाता हूँ लोकल होस्ट 7000, तो ये बोल रहा है कैन नॉट गेट, राइट। इसका मतलब कि ये एरर तब आती है जब ये वाली यूआरएल डिफाइन नहीं होती है मेरे सर्वर पे, राइट। बट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन किया ऑलरेडी, राइट। तो मैं क्या काम क्या क्या गलती आ रही है, क्या मैंने गलती किया, कुछ बता सकते हो आइडिया? राइट। तो मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल तो बना दिया और इस फाइल में मैंने कुछ कोड लिख दिया, बट मैंने अपने सर्वर को बताया नहीं कि ये फ़ाइल तुम्हें यूज़ करनी है ना। सर्वर को कैसे पता चलेगा कि तुमने ये फाइल बना दी, बट सर्वर को पता होना चाहिए ना कि भाई तुमने ये फाइल बना दी है ना, और इसको यूज़ करनी है इसको। हाँ, ये होम यूआरएल रहेगा, बट सर्वर को एक्चुअली पता नहीं है कि होम यूआरएल पे तुम्हें कौन सी फंक्शन चलानी है। क्यों पता नहीं? क्योंकि मैंने सर्वर को बताया नहीं है अभी तक, राइट। तो सबसे पहले तो मुझे इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और इसको फिर मुझे राउटर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एंड देन एक्सपोर्ट करने के बाद से मुझे मेन फाइल में जानी पड़ेगी, और यहाँ पे मुझे बोलना पड़ेगा ऐप को कि ऐप डॉट यूज़, कि भाई ऐप तुमको जब भी कोई होम राउट आए तो तुमको बेसिकली जाकर ये वाली फाइल को का कोड चलानी है, और ये वाली जो फाइल है वो तुमको मिलेगी, ये वाली फाइल जो मैंने दे दिया राउट्स के अंदर। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर इंडेक्स है तो मुझे स्पेसिफाई नहीं करनी होती है, कोई भी फोल्डर के अंदर मैं फोल्डर का नाम दे दूंगा, राइट। अभी मैं इस लाइन पे बेसिकली बता रहा हूँ कि अगर तुमको जब भी फॉरवर्ड स्लैश मिले तो तुम जाओ इस फोल्डर के अंदर, राउट्स के इंडेक्स फोल्डर के अंदर, और उसका कोड को एक्सेस करो, उसमें जाकर देखो तुमको क्या करनी है, ठीक है। सो अभी मैं अगर ये पेज रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो यहाँ पर इसको रिस्पॉन्स मिल गया हेलो वर्ल्ड,
राइट। सो ये अपन गलती कर रहे थे और ये बहुत ही कॉमन गलती है, इसलिए मैंने जानबूझ के इस गलती को निकाला ताकि आगे से कोई एरर, ऐसे एरर आ रही है 404 का, तो तुम ये क्रॉस चेक कर सकते हो कि क्या मेरे सर्वर को पता है कि ये वाली राउट यूज़ डिफाइन है कि नहीं है। ठीक है। सो ये हो गया। बट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि जनरली जो फंक्शन चलानी है इस राउट पर, राइट, मैंने जब हम डिस्कस कर रहे थे कि सर्वर काम कैसे करते हैं, तो मैंने बताया था ये बात कि सर्वर के पास क्या होती है कि राउट्स होते हैं और हर एक राउट पे एक फंक्शन होती है जो कि मैप होती है कि वो कौन सी फंक्शन तुम्हें चलानी है ना। सो जनरली हम ये जो फंक्शन होता है यहाँ पे नहीं लिखते हैं, हम इस फंक्शन को बेसिकली, इस फंक्शन को हम लोग कंट्रोलर्स बोलते हैं, है ना। और कंट्रोलर्स को के लिए हम लोग एक अलग से फोल्डर बना लेते हैं और उस फोल्डर का नाम हम लोग देते हैं कंट्रोलर। ठीक है। सभी कंट्रोलर के अंदर जाते हैं और इसके अंदर मैं नाम दे देता हूँ बुक कंट्रोलर। हाँ। सो देखो, जब भी रिक्वेस्ट आएगा, जैसे कोई बंदा होम पेज पे रिक्वेस्ट भेजेगा, है ना। सो ये रो तुम्हारा तुमने डिफाइन कर रखी है कि ये ऐसा डिफाइन कर रखी है, ये वाली राउट तुमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखी है। पहला चीज़ ये होगा कि सर्वर चेक करेगा कि क्या ये वाली राउट डिफाइन है कि नहीं है मेरे पास, है ना। सो ये बोलेगा ठीक है डिफाइन है। तो जब इसको ये मिल गया तो सेकंड काम होगा कि इस डिफाइंड राउट पे मुझे कौन सी फंक्शन चलानी है। ठीक है। तो कंट्रोलर जो होते हैं वो उसके अंदर तुम फंक्शन डिफाइन करते हो कि कौन सी फंक्शन तुमको उस राउट पे चलानी है। समझ में आया। तो इसके लिए मैं तो इस वाले फाइल में अपन क्या करते हैं, डायरेक्टली हम लोग जो कोड लिखते हैं वो ऐसे यूज़ करते हैं, module.export.home-controller। और ये जो एक्सपोर्ट होता है ना, एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट होता है मॉड्यूल का। और इसमें क्या होता है कि तुम्हारा जो पूरा कोड है ये एक मॉड्यूल की तरह काम करता है ना। और तुम किसी भी और एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट होती है उसमें, वो तुम ऐसे समझो कि एक्सपोर्ट तुम्हारे कोड का तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो तुम्हारे पूरे कोड, तुम्हारा पूरा कोड में तुम उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हो, है ना। तो उसमें तुम और कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हो किसी भी फाइल में, तो तुम क्या करते हो कि उस फाइल में तुम उस फंक्शन को एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड कर देते हो, ताकि तुम किसी तीसरे फाइल में या कोई और अदर फाइल में तुम उस फंक्शन को एक्सपोर्ट से निकाल कर यूज़ कर पाओ, है ना। सो ये ध्यान, तो यहाँ पर हम फंक्शन एक एक्सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर मैं इसको एसिंक फंक्शन बोल देते हैं। तो आई थिंक प्रॉमिसेस हमने प्रॉमिसेस डिस्कस किया था, है ना। तो उसमें एसिंक अवेट टीम ने डिस्कस किया होगा। तो ये वाली फंक्शन जो है हम एसिंक बनाने वाले हैं और ये दो चीज़ देता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है। सो अभी मुझे इस होम कंट्रोलर में क्या करनी है, मैं चाहता हूँ कि मेरे बुक के अंदर जब भी कोई होम कंट्रोलर में तो मैं सिंपल बेसिकली रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ कि बेसिकली रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स डॉट सेंड और एक ओके, मैं एकदम प्रॉपर भेजता हूँ, राइट। सो मैं ये रिस्पॉन्स है, जब भी हम कोई भी रिस्पॉन्स भेजते हैं तो सबसे पहले हम स्टेटस कोड भेजते हैं। स्टेटस क्या होना होता है, आई थिंक स्टेटस कोड होता है मेरे ख्याल से, स्टेटस कोड ऐसे ही होगा ना। return res dot status code, I think 200 dot json, और इसके अंदर हम मैक्स भेज देते हैं हेलो वर्ल्ड, और दूसरा जो है मैं डेटा भेज देता हूँ एक एम्प्टी एरे। ठीक है। सो ये मैंने होम कंट्रोलर डिफाइन कर लिया। अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो फाइल है जब भी आए यहाँ पर बेसिकली होम कंट्रोलर वाली फंक्शन चल जाए, ना कि ये चलनी चाहिए, है ना। सो मुझे होम कंट्रोलर वाली फंक्शन चलानी है, तो सबसे पहले मुझे उस फंक्शन को एक्सेस करना पड़ेगा इस फाइल में, है ना। तो उस फंक्शन को एक्सेस करने के लिए मुझे बेसिकली इसको एक्सेस हम ऐसे कर सकते हैं। अब मुझे बेसिकली रिक्वायर, हमें जो भी कोई चीज़ें चाहिए होती है तो हम रिक्वायर करते हैं
और यहाँ से मुझे पाथ देना पड़ता है, रिलेटिव पाथ की किधर प्रेजेंट है वो फंक्शन। तो मुझे ये फिर डायरेक्टरी देना पड़ेगा अंडरस्कोर, एक डायरेक्टरी पीछे जाओ और एक डायरेक्टरी पीछे जाने के बाद से कंट्रोलर के अंदर जाओ और कंट्रोलर के अंदर जाके होम कंट्रोलर के अंदर जाओ। ठीक है, अभी इसके अंदर मैं होम कंट्रोलर डॉट होम कंट्रोलर ये चला सकता हूँ बेसिकली, और रादर देन मुझे एक्चुअली इसका नाम ना होम ही रखना चाहिए था, होम कंट्रोलर नहीं रखना। ठीक है, सो अभी क्या होगा, ये राउटर तुम्हारी रिक्वेस्ट यहाँ पर जब जाएगी तो बेसिकली यहाँ पर तुम्हारा जो सर्वर है वो जाएगा होम कंट्रोल के अंदर, और ये होम नाम का जो फंक्शन डिफाइन कर रखे हैं वो उस फंक्शन को कॉल कर देगा। ठीक है, सो ये इस फंक्शन के अंदर जाएगा और इस फंक्शन में तुम क्या डायरेक्टली रिटर्न कर रहे हो ये वाली चीज़। तो एक बार देख लेते हैं क्या रिटर्न करेगा। सीम्स लाइक कि कुछ एरर थ्रो हो गया, और मेरे ख्याल से वो स्टेटस कोड था। It is not a function, हाँ, rest dot status code is not a function। सर्च कर लेते हैं, मेरे ख्याल से क्या है। ठीक है, सो स्टेटस है ना, ये स्टेटस कोड राइट। सो अभी देखो वो चल गया और इसने एक जेसॉन रिटर्न किया, उसका मैसेज हेलो वर्ल्ड है और डेटा उसमें एम्प्टी स्ट्रिंग है। करेक्ट, सो ये है। अभी तो ये तो बहुत सिंपल काम किया हमने यहाँ पर, बट हम चाहते हैं कि मेरा जो डेटाबेस है उसके अंदर से जितने भी बुक्स हैं वो जितने भी बुक्स पड़े हुए हैं उन बुक्स को निकाल कर दो, है ना। तो वो कैसे अपन एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम, जब भी मुझे ये फीचर ऐड करना है तो सबसे पहले तो मुझे एक बेसिकली अपने राउट्स के अंदर जाकर उसके लिए एक राउट डिफाइन करना पड़ेगा सबसे पहले, है ना। तो मैं जाकर डिफाइन कर लेता हूँ राउटर डॉट गेट, और मैं डाल देता हूँ बुक्स। अब मुझे इसका फंक्शन बनाना है कि कंट्रोलर के अंदर जाकर फंक्शन बनाना है कि कौन सा फंक्शन मैं इस वाले यूआरएल पे चलाऊँगा, राइट। सो उसके लिए अपन कर लेते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट बुक्स, और एसिंक सब कुछ सेम रहेगा, इसका एसिंक कोड होगा रेक रिस्पॉन्स एरो फंक्शन बना लेते हैं। एक मिनट, तुम दूसरा भी बना सकते हो बट इसके अंदर भी लिख सकते हो, है ना। सो जब भी हम अवेट यूज़ करते हैं ना कहीं कभी अपने कोड में, तो हम ट्राई कैच हमेशा ट्राई कैच यूज़ करते हैं। ट्राई कैच इसलिए यूज़ होते हैं क्योंकि अगर मैं अवेट में 5 अवेट कॉल कर रहा हूँ तो कोई भी एक अवेट फेल होगा तो वो डायरेक्ट कैच में चला जाता है। ठीक है, सो अपन यहाँ पर सिंपल जब भी ये मिलेगा तो अपन रिटर्न कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस 500 जो होता है वो सर्वर एरर का कोड होता है। सो पहला काम ये है कि मुझे गेट अभी मुझे इसके अंदर क्या करना है, गेट बुक्स फ्रॉम डीबी, राइट। ये काम करनी है ना। तो डेटाबेस से मुझे बुक्स उठानी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस डीबी को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले मुझे मोडाइल में जाना पड़ेगा, और मोडाइल जो इसकी हमने बनाई थी वो एक्सेस करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे बोलता हूँ बुक इक्वल टू रिक्वायर पीछे जाओ, एक डायरेक्टरी मॉडल के अंदर जाओ और बुक मॉडल के अंदर जाओ। ठीक है, और इसके अंदर मैं बेसिकली कॉल करूँगा बुक्स, और ये जो होती है ये एक प्रॉमिस रिटर्न करती है, तो मैं अवेट यूज़ करूँगा और फिर मैं कॉल करूँगा इस स्कीमा के अंदर बुक डॉट फाइंड। सो मैं जाके फाइंड, सो एक फाइंड फंक्शन है, क्वेरी होती है, जो जब भी तुम्हें कोई चीज़ डेटाबेस से निकालनी होती है तो एक फाइंड फंक्शन तुम कॉल कर सकते हो। और ये फाइंड के अंदर अगर तुम एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास कर दोगे तो इसका मतलब होता है कि गो एंड गिव फाइंड एवरीथिंग, है ना। तो इसके अंदर तुम कंडीशन डाल सकते हो। अगर तुम कोई कंडीशन से फाइंड करना चाहते हो तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर तुम कंडीशन डाल सकते हो, जैसे कि नेम इक्वल टू देश, सब्जेक्ट इक्वल टू सब्जेक्ट देश, ये ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो। बट अगर तुम्हें कोई भी कंडीशन पे फिल्टर नहीं करना है, तुम्हें सारे के बुक्स चाहिए अपने डेटाबेस से, तो तुम सिंपली बुक्स डॉट फाइंड एम्प्टी अरे पास कर सकते हो।
ठीक है। सो ये तुम्हें सारे बुक्स दे देगा एंड उसके बाद से तुम बेसिकली रिटर्न कर सकते हो रेस्ट डॉट स्टेटस। बेसिकली अगर सक्सेसफुल रिक्वेस्ट होता है तो 200 भेजते हैं हम एंड देन जेसॉन डेटा भेज सकते हैं हम यहाँ पर, और इसके अंदर अपन भेजते हैं बेसिकली मैसेज बुक्स एंड डेटा में मैं भेज देता हूँ सारे बुक्स। ठीक है। सो ये मैंने कंट्रोलर में फंक्शन बना दिया। अभी मुझे बेसिकली इस फंक्शन को इस पे मैप करनी है, तो कैसे कर सकता हूँ? हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, बुक्स ही था आई थिंक। होम कंट्रोलर डॉट अगर भी टाइप करूँगा तो निकाल के बता देगा मुझे। सही है, बस इतना ही काम करना होता है, इतना हो गया। सो जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये वाली लॉजिक लिखना होता है ना। तो कंट्रोलर्स में बेसिकली तुमको लॉजिक जो भी काम करना चाहते हो तुम चाहते हो कि जब भी ये बंदा कोई यूआरएल हिट करे ये वाली वट एवर वांट, जो भी तुम्हें काम करनी है वो काम तुमको इस फंक्शन के अंदर करनी होती है जनरली हमें। ठीक है। सो तुम्हारा जो मेन लॉजिक होता है कोई भी जब डेटाबेस में बैकएंड में काम करोगे जितना भी, तुम्हारा जो मेन लॉजिक होती है वो बेसिकली होती है पहली चीज़ की कोई राउट डिफाइन करना, वो आसान काम होता है, बट जो असली काम होती है वो कंट्रोलर के अंदर इस फंक्शन के अंदर हमें करनी होती है। ठीक है। सो ये हो गया। अब इसको टेस्ट कर सकते हैं। कैसे टेस्ट कर सकते हैं? आई थिंक यहाँ से टेस्ट हो जाएगा कि, तो यहाँ पर जाकर अगर मैं /बुक्स करता हूँ, सो ये गया और डेटाबेस में सारे बुक्स निकालने की कोशिश की, बट मेरे डेटाबेस में कोई भी बुक्स है नहीं अभी, है ना। तो ये इसने एम्प्टी बुक्स निकाल के दे दिया। अगर मैंने कुछ बुक क्रिएट किया होता तो ये बुक्स निकाल कर देता। ठीक है। सो एक काम करते हैं जल्दी से ना, एक बुक्स क्रिएट करने वाले फंक्शन बना लेते हैं ताकि हमें एक्चुअली हम देख पाए कि कैसे है। सो इसके लिए मैं बेसिकली बोलूँगा क्रिएट बुक फंक्शन, और ये सेम ही होती है जनरली यहाँ पर बेसिकली। सो जब भी मुझे क्रिएट करनी होती है तो मैं एक फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ, उसका नाम है क्रिएट। ठीक है। अब इस क्रिएट के अंदर बेसिकली तुम्हें क्या करनी है कि जो, अच्छा ये बताओ, ठीक है। सो एक काम करते हैं। सो अगर मुझे बुक क्रिएट करनी है तो सबसे पहले मुझे राउट्स डिफाइन करना होगा, है ना। तो इस राउटर का टाइप क्या होगा? इस राउट्स का टाइप क्या होगा? क्रिएट करने वाला चीज़ है, सो पोस्ट ही होगा हरदम। तो जब भी तुम कोई डेटा को डेटाबेस में क्रिएट डालते हो ना, कोई डेटा यूजर से लेकर डेटाबेस में करते हो तो पोस्ट हमें बनानी होती है, और डेटा से कोई भी डेटा निकालते हो तो गेट यूज़ करते हैं हम केवल, है ना। सो मैं बोल रहा हूँ कि इसका हम यूआरएल बनाते हैं बुक्स और फिर क्रिएट, और मैं इस फंक्शन को मैप कर दूंगा, है ना। सो ये बताओ, जो पोस्ट रिक्वेस्ट होती है तो जो डेटा यूज़र भेजेगा इस बुक को क्रिएट करने के लिए वो किस में ऐड करके भेजता है डेटा? पता कुछ? जब मैं इस फंक्शन को ये जो यूआरएल को हिट करूँगा, है ना, बुक क्रिएट करने के लिए, तो तुम बोल रहे हो कि अगर तुम्हें बुक क्रिएट करनी है तो तुम्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे भेजनी पड़ेंगी, है ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो ये इन्फॉर्मेशन यूज़र कहाँ की किस में भेजता है तुम्हें? सो जो डेटा यूज़र भेजता है वो बॉडी में भेजता है, राइट। रिक्वेस्ट की बॉडी में भेजता है। अभी मैं करके बताऊंगा कैसे होता है, राइट। सो हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ठीक है, बुक्स डॉट क्रिएट फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और फिर मैं बोल रहा हूँ कि यूज़र ने जो भी डेटा भेजा है बॉडी के अंदर वो डेटा लेकर बुक्स को क्रिएट कर दो, करेक्ट। ठीक है। सो ये क्या करेगा कि बुक्स को क्रिएट कर देगा, एंड यहाँ पर मैं ये बोलता हूँ बुक्स क्रिएटेड, एंड अगर एरर होगा तो ये आ जाएगा। सो इसको कर देते हैं और इसको अपन यहाँ पर मैप कर देते हैं बुक्स। अरे होम कंट्रोलर डॉट बुक्स नहीं करनी है, क्रिएट बुक। ठीक है। ठीक है। सो जो भी मुझे पोस्ट रिक्वेस्ट टेस्ट करनी है तो मुझे पोस्टमैन यूज़ करना पड़ेगा एक्चुअली में, क्योंकि मुझे कुछ डेटा भेजनी है। तो इसका जो मेथड है मैं पोस्ट बना लेता हूँ, और फिर इसका जो यूआरएल है वो आई थिंक बुक्स/क्रिएट है ना। सो यहाँ से मुझे कुछ डेटा भेजनी पड़ेगी बॉडी से, राइट।
सो मैं जो डेटा भेज रहा हूँ वो कुछ तरीके हैं, कुछ फॉर्मेट होते हैं जिन फॉर्मेट्स के थ्रू हम डेटा को भेज सकते हैं। अगर तुम्हें एज ए रॉ डेटा भेजना है, जैसे जेसॉन में भेजते हैं, तो तुम यहाँ पर हम बेसिकली रॉ भेज सकते हैं, और फिर उसमें एक हेडर ऐड करना पड़ता है ना। उस हेडर में बेसिकली बतानी होती है कि कंटेंट जो हम भेज रहे हैं उसका टाइप क्या है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये जो कंटेंट टाइप तुम यहाँ पे बताते हो हेडर में, जब भी सर्वर को ये डेटा मिलता है, रिक्वेस्ट मिलता है, तो सर्वर इसका कंटेंट टाइप का हेडर चेक करता है कि मुझे जो डेटा मिल रहा है उस किस टाइप में मिल रहा है। और यहाँ पे मुझे बतानी होती है कि मैं जो डेटा भेजूंगा तुमको वो बेसिकली जेसॉन में भेजूंगा, एप्लीकेशन जेसॉन में। ठीक है, तो वो समझ जाएगा कि जो मुझे डेटा आ रही है वो जेसॉन फॉर्मेट में आ रही है, करेक्ट। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली जेसॉन फॉर्मेट में मुझे डेटा भेजना होता है, और देन मुझे यहाँ पे भेजना पड़ेगा, आई थिंक नेम पहले है। सो नेम बोल देते हैं कि ये जियोमेट्री, और क्या नाम था, अच्छा यहाँ पर जो फील्ड हम भेज रहे हैं इन फील्ड का नेम जो है एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जो कि हमने बनाया हुआ था तुम्हारे स्कीमा के अंदर, राइट। सो हमने ये नेम बनाया था, फिर हमने ऑथर नेम यूज़ किया था। अरे यार, सो ऑथर नेम में हम डाल देते हैं ABC, और फिर हमने एक प्राइस बोला था कि प्राइस बतानी पड़ेगी तुमको, तो हम दोनों केस टेस्ट कर लेंगे, जहाँ पे एक में प्राइस देंगे एक में प्राइस नहीं देंगे। सो ये नंबर जो है 546 इसकी प्राइस है, और एक हमने इसका शायद सब्जेक्ट भी डिफाइन किया था, सब्जेक्ट क्या होगा। सो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमने डाल देते हैं मैथ्स। ठीक है, सो ये मेरा हो गया, इसको अब अपन हिट करके देखते हैं। सो ये जाएगा रिक्वेस्ट, और यहाँ पर एक लॉग कर सकते हैं बुक कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पर लॉग से करते हैं console.log इनसाइड क्रिएट, और एक काम करते हैं रिक्वेस्ट की बॉडी प्रिंट करते हैं, जो बॉडी डेटा मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ। ठीक है, ये टाइम आउट हो गया, अभी मैं भेज रहा हूँ दोबारा से। लॉग चेक करते हैं यहाँ पर। तो ये देखो इनसाइड क्रिएट, और ये अनडिफाइंड बता रहा है यहाँ पर, मतलब बॉडी के अंदर कुछ भी डेटा नहीं है ना। तो ये कैसे हो गया, यहाँ से तो भेज रहे हैं, है ना। सो एक्चुअली स्कीमा नहीं, यहाँ पे बेसिकली मेरे को सर्वर को बताना होगा कि जो बॉडी का डेटा आ रहा है उसको तुमको रीड करना पड़ेगा, और वो रीड करने के लिए तुमको बेसिकली मैं जो डेटा भेज रहा हूँ जेसॉन फॉर्मेट भेज रहा हूँ, तो तुमको एक्चुअली उस बॉडी का डेटा जो होती है को रीड करना पड़ेगा, है ना। वो तो उस रीड करने के लिए मुझको एक्चुअली इसको बताना पड़ेगा, एंड उसके लिए मुझे ये यूज़ करना पड़ेगा। सो मैं बोलूँगा app.use, और मैं बोलूँगा कि बॉडी जितने भी डेटा तुम्हारी बॉडी में आ रही है उसके लिए तुम ये वाली फंक्शन यूज़ करके उसकी डेटा को रीड कर लो। ठीक है, सो वापस आते हैं, अभी दोबारा भेजते हैं, और ये देखो ये मेरा जो है बुक क्रिएट हो गया, सही है, ये मेरे को डेटा मिल गया। अभी एक काम करते हैं, आई थिंक मैंने गेट वाला तो हटा दिया था, बट यहाँ पे उठा लेते हैं, गेट वाली रिक्वेस्ट कॉल करते हैं 7000 बुक्स। अभी देखते हैं कि मेरे डेटाबेस में कोई बुक्स है कि नहीं है, और होना चाहिए क्योंकि हम एक बुक्स क्रिएट कर रखे हैं ना। सो ये देखो ये मेरे को बुक मिल गया मेरे डेटाबेस से, गेट रिक्वेस्ट से, राइट। इसमें देखो क्या है, ये आईडी है, ये आईडी कहाँ से आई, हाँ ये मोंगोडीबी ने कर दिया, ये नेम हमने भेजा, ऑथर प्राइस हमने भेजा, स्वैग में भेजा, और ये जो टाइम स्टैम्प था वो ऐड किया मोंगोडीबी ने, जो हमने ट्रू सेट कर रखा था, सही है। अभी यहाँ पे एक काम करते हैं ना, यहाँ पर एक काम करते हैं पोस्ट वाले में अपन एक काम करते हैं, कहाँ चला गया भाई, ये रहा। सो अभी मैं मैथ्स की जगह पर ना इसका मैं सब्जेक्ट चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मैं इसका सब्जेक्ट चेंज कर देता हूँ इंग्लिश। ठीक है, हमने ऑलरेडी ध्यान है हमने वो स्कीमा में डाल रखा था कि ये 3 ही सब टाइप होगा इसका, तो ये एरर थ्रू करना चाहिए ना, यस राइट। से ये एरर थ्रो करना चाहिए, जो कि एरर यहाँ पर भी थ्रो नहीं कर रहा है। इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, यस वी हैव टू डू समथिंग टू फिगर दिस आउट, इस एरर को थ्रो कराने के लिए।
एंड वो अपन कर लेंगे बाद में, बट यहाँ पर भी मैथ ही डालता हूँ। यहाँ पर मैं प्राइस नहीं डालता हूँ ना, एक मैं क्रिएट करता हूँ और मैं प्राइस नहीं डालता हूँ, देखते हैं कि क्या वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐड हो रही है कि नहीं हो रही है ना। तो मैं ज्योमेट्री का जगह पर डाल देता हूँ इसको बेसिकली फिजिक्स PHY, और इसका सब्जेक्ट में डाल देता हूँ फिजिक्स, और क्रिएट करता हूँ। क्या हो रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है यार क्रिएट होने में। सो सीम्स लाइक ये क्रिएट नहीं कर पा रहा है ड्यू टू सम इश्यूज। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सो अभी हमने बेसिकली बेसिक क्वेरी देखा कि कैसे हम गेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। आई विल ऑल्सो टेक एक सेशन ऑफ API जहाँ पर कि हम बेसिकली सीखेंगे एक प्रॉपर API कैसे क्रिएट करते हैं सारे वैलिडेशन के साथ। ठीक है, सो उसमें अपन गेट पोस्ट पुट डिलीट सारे API देखेंगे, और उसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर हम वैलिडेशन कैसे डालते हैं, कि जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी क्या किया कि ये मैं फिजिक्स का डाल दिया यहाँ पर, फिजिक्स से जब अगर मैं इंग्लिश डाल रहा हूँ तो अभी मेरा जो मैंने जो कोई वैलिडेशन नहीं डाल रखा है, तो अभी ये चल नहीं रहा है ड्यू टू सम इश्यूज़। बट उस केस में हमें यूज़र को बतानी है कि जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट जो है ये फिजिक्स मैथ्स और इंग्लिश में से ही कोई एक ही वैल्यू हमें तुम भेज सकते हो, करेक्ट। ठीक है, सो आज के सेशन में आफ्टर दिस सेशन तुम्हें एक्चुअली आई थिंक यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम डेटाबेस कनेक्ट करते हैं और कैसे हम बेसिकली राउट्स बिट इन्फॉर्मेशन की राउट्स और कंट्रोलर्स के कोड कैसे लेकर कनेक्ट कैसे करते हैं सब कुछ। ठीक है, चलो देन आई थिंक इतना ही है। मे बी नेक्स्ट सेशन कल करते हैं। हाँ, डॉम मैनिपुलेशन, हाँ वो हम कल 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 डॉम मैनिपुलेशन के ऊपर करते हैं। हाँ हाँ ठीक है, ठीक ठीक है, चलो तो कल इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके चलो, थैंक यू, गुड नाइट, बाय।